नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये एक ऐसा शो है जहां पर रोज मनी इनसाइट्स की खुराक लेकर हम हाजिर होते हैं। और आज हम खुलकर समझेंगे नवंबर के एमफी आंकड़ों को। जी हां, जहां इक्विटी इनफ्लो तेजी से बढ़े हैं, एसआईपीज भी मजबूती से टिके हुए हैं, चाहे बाजार कितना भी शोर मचा रहा हो। साफ साफ एक ही मैसेज यहां पर दिखाई दे रहा है नंबर्स के जरिए। भारतीय निवेशक इक्विटी पर पूरा भरोसा बनाए हुए हैं। बाजार की उथल पुथल, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ग्लोबल लिक्विडिटी के उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू निवेशक लगातार मजबूत विश्वास दिखा रहे हैं। नवंबर में जो आंकड़े आए हैं वहां पर हमने देखा कि भारत का कुल एयूएम यहां पर जो बढ़कर 80.80 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। असली कहानी इक्विटी में है, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में महीने दर महीने लगभग 21% की बढ़त दर्ज हुई है। इनफ्लो 29,911 करोड़ पर आया है। एसआईपी भी हम देख रहे हैं कि काफी मजबूती से टिकी हुई है। अब की बार का आंकड़ा 29,400 के पार आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अक्टूबर की भारी इनफ्लो के बाद भले ही डेट फंड्स में निकासी हुई हो, लेकिन निवेशकों ने साफ दिखा दिया है कि ग्रोथ एसेट्स में वो टिके रहना चाहते हैं। खासतौर से मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमैटिक फंड्स की बात करें, दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री एम आपको बता दिया है, कुल नेट इनफ्लो हम देख रहे हैं 32,755 करोड़ के आसपास आया है। और इक्विटी फंड्स में जहां पर हम देख रहे हैं कि मजबूत इनफ्लो है, उसको अगर हम ब्रेक भी करें तो एसआईपी 29,445 करोड़ के आसपास नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो लार्ज कैप लगभग 1,639 करोड़ पर, मिड कैप 4,489 करोड़ पर आया, जो पिछले महीने 3,807 करोड़ पे था। स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें 4,406 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। पिछले माह यह आंकड़ा लगभग 3,400 करोड़ के इर्द गिर्द था। सेक्टोरल थीमेटिक में जहां पर पिछले महीने 1,367 करोड़ पे नंबर था, वहीं अब की बार 1,864 करोड़ पे यह नंबर आया है। मतलब वैल्यूएशन को लेकर सवाल भले हो, निवेशक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर पूरा विश्वास और भरोसा बनाए हुए हैं। डेट फंड्स निकासी हैवी यहां पर होती हुई हमने देखी। अक्टूबर की असामान्य भारी इनफ्लो के बाद नवंबर में डेट कैटेगरी में बड़ी निकासी दिखाई दी है। और लिक्विड फंड्स का आउटफ्लो अगर हम देखें 14,050 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में जो इनफ्लो है वो पिछले महीने के 5,121 के मुकाबले 1,525 करोड़ पे आ गया है। क्रेडिट रिस्क फंड की अगर बात करें, आउटफ्लो यहाँ पे लगभग 117 करोड़ पे रहा है। लेकिन हाइब्रिड्स, ईटीएफ और अन्य कैटेगरी यहाँ पर दम दिखाती हुई सामने आई है। ईटीएफ इनफ्लो अगर आप देखिए 9,720 करोड़ 6,181 करोड़ के मुकाबले। गोल्ड ईटीएफ का जो इनफ्लो है यहाँ पर थोड़ी सी कमी आती हुई हमने देखी है। अक्टूबर में 7,743 करोड़ था, अब की बार 3,741 करोड़ पे ये आंकड़ा आया है। संकेत यह है कि निवेशक धीरे धीरे डिफेंसिव एसेट से निकलकर वापस इक्विटी की ओर अब कदम बढ़ा रहे हैं। ये लेसेस आप देख लीजिए, नेट आउटफ्लो 570 करोड़ का यहां पर आया है 665 करोड़ के मुकाबले। तो अब निवेशक जो है निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं इस डेटा को देखकर? वॉलेटिलिटी के बीच भी नवंबर इक्विटी पार्टिसिपेशन का मजबूत महीना रहा है। एसआईपी कल्चर स्थिर है। डेट से इक्विटी की ओर रणनीति जो है वो साफ बदलती हुई दिखाई दे रही है। निवेशक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए पोजिशन ले रहे हैं। और अगर बाजार स्थिर रहा तो ये ट्रेंड 2026 में भी जारी रहने की पूरी संभावना है। लेकिन इन आंकड़ों को बारीकी से और समझते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि आखिर ये फ्लो हमें क्या संकेत दे रहे हैं, निवेशक किस बड़ी प्रवृत्ति या ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर। और एक बार फिर से आसान भाषा में नंबर्स को समझना चाहेंगे। ट्रेंड बदल रहा है, निवेशक जोखिम ले रहा है, क्या कहेंगे? जरूर, मैं फर्स्ट कहूंगा कि भारत पे भरोसा है। चाहे वो भारत की इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था पे या भारत की स्टॉक मार्केट पे, वो साफ साफ दिख रहा है। और आपने बताया कि 29,000 करोड़ जो पिछले महीने के माफिक 20% ज्यादा है, मगर एक्चुअली देखें तो ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि ये है एक्टिव इक्विटी फ्लोज है। इसके अलावा आपको पैसिव फंड्स जैसे ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स की फ्लोज को भी जोड़ना है। और इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स, जहां पे अग्रेसिव हाइब्रिड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज ऐसी कैटेगरी, वहां पे भी ज्यादातर इक्विटी में निवेश होता है। तो ये तीनों को अगर मिलाए तो आंकड़े क्या बता रहे, बताए कि 29,000 के बगैर आपको 50,000 करोड़ फंड मैनेजर्स को मिला है इस महीने निवेशक से इक्विटीज खरीदने के लिए। इन 50,000 करोड़ की बढ़त को अगर पिछले महीने से देखें तो 26% बढ़त है। तो ओवरऑल ना ही आपको एक एग्रेसिव इक्विटी की ओर ध्यान है, पैसिव्स पे भी ध्यान दे रहे हैं लोग और हाइब्रिड्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि हर तरह रिस्क के
जो प्रोफाइलिंग होती है कस्टमर्स, वो सब आज इक्विटी की मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिर एसआईपी बुक आपको वही बताता है। सेकंड चीज मैं बताऊं, मैंने बताया कि ओवरऑल 50,000 करोड़ की नेट पॉजिटिव इन्फ्लोस है ओवरऑल इक्विटी स्पेस में। मगर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें और देखें कि ग्रॉस परचेज कितना हुआ और रिडेम्पशन कितना हुआ। तो महीने पर महीने देखें तो ग्रॉस परचेज मोरलेस फ्लैट था, मगर रिडेम्पशन 20%, ऑलमोस्ट 19-20% कम हुए हैं। ये भी आपको करता है कि भरोसा है। इस वॉलिटिलिटी के बावजूद हमने बहुत से देखे हैं कि टैरिफ के मामले में या इंटरनेशनली फेड रेट कट की बात उठती है और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रिडेम्पशन मंथ ऑन मंथ गिरे हैं 19%। तो ये भी एक भरोसा दिलवाता है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस है इक्विटीज म्यूचुअल फंड के शेयर में। फिर आते हैं बात पर कि अगर भरोसा दिलवा रहे हैं तो कहां पे डाल रहे हैं और कहां नहीं है। तो यहां भी खुशी है मुझे बताते हुए कि ईएलएसएस और डिविडेंड डील ऐसे एक दो छोटे मोटे कैटेगरीज को छोड़कर, और ईएलएसएस की बात तो नई टैक्स रजीम में उसको टैक्स बेनिफिट चली गई है, इसलिए अभी दिलचस्पी नहीं है उसमें। उसके अलावा सभी कैटेगरीज में आपको पॉजिटिव मंथ ऑन मंथ नेट इन्फ्लोज आए हैं इंटायर कैटेगरी में, वो भी एक अच्छी खबर है। फिर और एक बात कहूं मैं कि कहां लोगों ने कम डाला है पिछले महीने के माफिक, ज्यादा देखें गोल्ड ईटीएफ में। ऑलमोस्ट 7,800 करोड़ था पिछले महीने, इस बार 3,700, यानी 4,000 करोड़ एडिशनल कम लिया है गोल्ड परचेसेस को। शायद गोल्ड की तेजी से बढ़त के कारण लोग थोड़े डर गए हैं, शायद वो पैसा भी इक्विटीज की ओर आ रहा है, ये तो भी अच्छी खबर है। और दूसरी बात है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सी कैप में 800 करोड़ कम इन्फ्लोस, 8,800 से 8,000 करोड़ के करीब। मगर कहां पे गेन ज्यादा हुआ है, ये हुआ है आपको लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उस तरफ डायनामिक एसेट एलोकेशन और इक्विटी सेविंग्स। ये क्या बता रहे हैं आपको कि हर तरह के रिस्क लेने वाले लोग के लिए आज मार्केट में निवेश करने का एक पॉजिटिव आउटलुक है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो कविता जी ने बताया कि डेट से इक्विटी में आ रहे हैं, वो शायद हाइब्रिड कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि उधर रिस्क और वॉलिटिलिटी कम है। फिर जो बहुत एग्रेसिव हैं वो अभी वापस मिड कैप और स्मॉल कैप में भरोसा दिलवा रहे हैं। और ये खास करके इंपॉर्टेंट चीजें क्यों, क्योंकि अगर देखें आप इस अनसर्टेनिटी के माहौल में एक साल में आपको लार्ज कैप का रहा है 5% का निफ्टी का रिटर्न, मिड कैप इंडेक्स का रहा है फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स रहा है -12%, यानी लार्ज कैप के माफिक 17% का अंडर परफॉर्म रहा है। फिर भी इस महीने स्मॉल कैप में मंथ ऑन मंथ आपको निवेश बढ़ा है। तो जोखिम लेने वाले इसको मौका देकर और भी पैसा डाल रहे हैं। एट द सेम टाइम जो पिछले महीनों में शायद हाइब्रिड के तौर पर निवेश घुसे अंडर इक्विटी मार्केट्स में, अब उनको थोड़ी जानकारी आ गई तो वो लार्ज कैप्स और लार्ज एंड मिड कैप में भरोसा दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये ब्रॉड बेस्ड एक इंटरेस्ट जो है, ये बहुत अच्छी खबर है देश के लिए, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास अगर 50,000 करोड़ है तो एफआईएस की कंटिन्यूस जो बिकवाली हो रही है उससे आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। थोड़ा सा ट्रेंड्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, और जो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में हमने इनफ्लो देख रहे हैं हम, ये किस वजह से हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट आ रहा है? क्योंकि बीच में ऐसा ट्रेंड था क्योंकि एनएफओ बहुत ज़्यादा आ रहे थे और निवेशकों को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत रुचि आ गई है। और क्या यही एक वजह भी हो सकती है कि हम सेक्टोरल थीमेटिक में ये इनफ्लो नंबर देख रहे हैं? नहीं, ये मैं कहूंगा कि अभी उतने नए एनएफओस नहीं आ रहे हैं सेक्टोरल हाँ। में। अब ये फ्लोस एग्जिस्टिंग सेक्टोरल फंड में इनफ्लो आ रहे हैं, और इसके वजह मैं बताऊं कि डिफेंस का देखिए, पहले लगा था कि डिफेंस बहुत से एनएफओस आई थी, बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया, फिर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आई, फिर अभी लास्ट 3-4 महीने में देखिए डिफेंस दौड़ रहा है, तो लोग उस परफॉर्मेंस को देख रहे, अभी वो ओपन डिफेंस फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। वो एक बात है। दूसरी बात है कि अभी जीएसटी कट के कारण कंजम्पशन में नया रुझान आया है, तो नेचुरली कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर फंड्स में लोग अभी पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जीएसटी कट के कारण कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ऐसी फर्म्स की सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेगी, तो वहां पे निवेश कर रहे हैं। तो सेक्टरल फंड्स एक टैक्टिकल कॉल होते हैं। और अब देखें तो कंजम्पशन जो बहुत महीनों से डाउन था, जीएसटी कट के बाद वो नया जान आया है ना, तो नेचुरली वहां पर इन्फ्लोस में भी आप देखें कि लोग और ज्यादा भरोसा ऐसी तरह की सेक्टरल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। कंजम्पशन एक तरफ, डिफेंस एक तरफ, यही मेरा रीडिंग है।
एक और रीडिंग मिड कैप स्मॉल कैप के हवाले से हमें समझना है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वैसे कुछ खास यहाँ पे रिटर्न्स पिछले एक साल में आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं इन कैटेगरीज में से, लेकिन उसके बावजूद भी फंड्स के लिहाज से इनफ्लोज नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीते महीने हमने थोड़ा सा स्लाइट कमजोरी देखी थी नंबर्स में, इनफ्लोज में, लेकिन अब एक बार फिर से नवंबर में अच्छा खासा एक इजाफा आता हुआ। क्या ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है निवेशक, हम ये कह सकते हैं क्या? नहीं, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि जोखिम लेने वाला तो यही मौका देखकर ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो चीज होता है ना मार्केट में, व्हाट गोज अप हैज टू कम डाउन, व्हाट हैज कम डाउन हैज टू गो अप। जो नीचे गया है उसको ऊपर आना है। क्योंकि एक साल में मैंने बताया ना 12% डाउन है स्मॉल कैप इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 ले लो या निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले लो। तो इतनी गिरावट के बाद और नहीं गिरेगी करके जोखिम ले उठाने वाला जरूर अब कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है कि मैं उस पर भरोसा रखता हूं, नंबर वन। नंबर टू है कि एसआईपी बुक में भी देखे, ज्यादातर स्मॉल कैप में निवेश ज्यादा है। स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स मोर देन 50% ऑफ द एसआईपी बुक। तो वो कंटिन्यूअसली फ्रेश फ्लोज तो आते ही रहते हैं, मगर रिडेम्पशन भी कम हुए हैं स्मॉल कैप, यानी लोग डर के मारे पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों का पिछले 2-3 साल जो टिके रहे हैं उनकी बढ़ चुकी है। और अब वो तीसरी बात मैं फाइनली कहूं, अगर आप ऑनगोइंग टाइम देखें, अगर ये कंजम्पशन बूम आवे, फिर प्राइवेट कैपेक्स की बूम आवे, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्मॉल एंड मिड कैप्स में ही दिखेगी। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी यहाँ दूंगा कि उन्होंने सही सलाह दिया है अपने निवेशकों को कि भैया, इंडिया का भविष्य अच्छी है तो स्मॉल एंड मिड कैप्स का भी भविष्य परफॉर्मेंस अच्छी होगा, और इसीलिए उनमें ज्यादा पैसा डालें। शायद वो एक टीचिंग भी उधर काम आ रही है। चीज रिडेम्पशन के हवाले से मुझे समझनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसआईपी कैंसिलेशन का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी एसआईपी का नंबर जो है वो रिकॉर्ड हाई पर हर महीने जस का तस बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि रिडम्पशन भी कम हुई है, अब इसका मतलब कैसे समझें? इसका मतलब समझे कि देखिए, ये कैंसिलेशंस का नंबर होता है जो DIY के थे ना, डू इट योरसेल्फ एसआईपी, जो जो लोग अपने आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, करते हैं, तो वो देखते हैं एक डाउन, क्या करते हैं उसको एक्सेल में जाके शीट में डालते हैं और डाउन ट्रेंड ऑफ परफॉर्मेंस डालते हैं, और जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें डाल देते हैं। और जैसे ही उसकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं। क्या होता है कि उनका जो एक ट्रिगर हैप्पीनेस होता है ना, वो वही चीज है जो इनको ऐसी करने के लिए कोशिश करती है। मगर जो लोग एक सलाहकार के साथ, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या एक रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, उनके थ्रू निवेश करते हैं, वो इतना आसानी से कैंसिल नहीं करते हैं। क्योंकि वो सलाहकार बताता है कि जब गिरावट आती है तभी आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा लाभ मिलता है, नंबर वन। नंबर टू बात होती है कि ये जो सलाहकार एक गोल प्लानिंग के बेसिस पर एसआईपी को शुरू करते हैं कि आपकी बेटी की शादी, या आपको बेटे को या बेटी को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजना है, ऐसे गोल्स को लेकर जो एसआईपी खोलते हैं वो से उसको शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस के कारण बंद नहीं करते। तो सलाहकार की जो होती है ऐसी एसआईपीज, वो लंबे टिके रहते हैं। मगर डायरेक्ट जो करते हैं डू इट योरसेल्फ एसआईपी, उनमें थोड़ा एक टेम्पटेशन होता है कि दोनों तरफा होता है। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस आ गई तो सोचते हैं कि अरे ये पैसा निकालूं, मैं कुछ और करूं, या फिर बहुत डाउन होती है तो उनकी नाराजगी बढ़ती है और वो कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये डू इट योरसेल्फ में ही ये कैंसिलेशन ज्यादा होते हैं, मगर एडवाइज्ड एसआईपीस में ये एक लॉन्ग टर्म जारी रहती है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक यहाँ पर एक रुझान जो कि अपनी कहानी आगे ही बढ़ा रहा है निवेशकों के लिहाज से। सोने में इंटरेस्ट अब कम होता हुआ दिखाई देगा, जो फिलहाल हमें इन्फ्लोज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईटीएफ में बोलबाला अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ईटीएफ में निवेश की जो थीम है वो तूल भी पकड़ रही है। नहीं, ये भी देखा मैंने गोल्ड, और इसमें भी देखे मंथ ऑन मंथ रिडेम्पशन की बढ़त नहीं है, यानी लोग ओके। नहीं कर रहे, मैंने आंकड़े देखे। मगर ये क्या है कि फ्रेश जो इन्फ्लोज हैं, जो 7,800 करोड़ से वो 4,000, अभी भी 4,000 पॉजिटिव है गोल्ड की, ऐसी नहीं कि नेगेटिव है। बट शायद कविता जी इसमें एक बात छुपी है जो हमारे पास डेटा नहीं है। जो ईटीएफ्स की बात हमने करी, उसके अंदर सिल्वर ईटीएफ्स उधर गिने जाते हैं, और उसके आंकड़े अभी अलग मैंने नहीं देखे। तो शायद गोल्ड से सिल्वर का एक शिफ्टिंग भी हो सकता है उस ईटीएफ ग्रोथ के पीछे। ये अगर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और एम्फी से डेटा निकालेंगे खाली सिल्वर ईटीएफ का, सो मे बी गोल्ड टू सिल्वर स्विच हो रहा है, ये शायद हो सकता है, पर देखना पड़ेगा उसको, डेटा को।
ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पिक्चर काफ़ी क्लियर है और भारत की तरक्की की कहानी पर निवेशकों को पूरा भरोसा कम से कम ये नंबर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और इन नंबर को आसानी से समझाया। धन्यवाद। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा खास सेगमेंट SBI भारत निवेश, जहां पर आज बात होगी कि कैसे हर एक फंड को आप एक फाइनेंशियल गोल दे सकते हैं और उसके हिसाब से रणनीति अपना सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।